स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी के बाद में हम आज टॉपिक ले रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, महिलाओं में मासिक चक्र। ये महिलाओं में मासिक चक्र कैसे होता है उसके ऊपर पूरा लेक्चर है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देखिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ने के लिए हमें एक बात दिमाग में रखनी है कि हम इस साइकिल को 4 स्टेज पर पढ़ते हैं। ये 4 स्टेज कौन सी होती है? तो देखिए, 4 स्टेज में पहली बात आ जाती है हाइपोथैलेमस की। आपको पता रखना पड़ेगा कि हाइपोथैलेमस में कौन से बदलाव होते हैं। फिर अगला स्टेप आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड की। पीयूष ग्रंथि में कौन से बदलाव होंगे। उसके पश्चात आएगा ओवरी, ओवरी में कौन से चेंजेस आएंगे, और फिर आ जाता है यूटेरस। तो 4 स्तरों पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाले सारे चेंजेस हम पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 3 स्टेप में बांट लेते हैं। एक जिसको बोलते हैं हम ब्लीडिंग फेज, एक ब्लीडिंग फेज होती है। सेकेंड स्टेप को बोलेंगे हम प्लोरिफरेटिव फेज, इसको हम प्री ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं। और थर्ड होती है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, इसी को हम सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, या इसको हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। अब हमें यह समझना है कि मासिक चक्र कितने दिनों का होता है। किसी भी औसत महिला में मासिक चक्र की अवधि 28 से 30 दिन के मध्य होती है, पर हम 28 दिन की साइकिल की स्टडी करते हैं। तो देखिए, 28 दिन की साइकिल में अगर मैं यहां पे 1 से लेकर के 5 दिन ब्लीडिंग फेज के मानता हूं, तो प्रोलिफरेटिव फेज में मैं 6 से 14 दिन मानूंगा, और उसके अगले के 15 से लेकर के 28 दिन पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में मानूंगा। तो मैं यहां कह रहा हूं मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने दिन होंगे? 28 डेज। 28 डेज में इन 28 दिनों को हमने 3 भागों में बांट लिया है। पहले 5 दिन ब्लीडिंग फेज, उसके बाद के 6 से 14 दिन, 14 तारीख तक हम प्रोलिफरेटिव फेज की बात करेंगे, और 15 से लेकर के 28 जो तारीख है किसी महीने की, उसमें हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज की बात करेंगे। तो ये हम 1 से लेकर के 28 तारीख तक के 28 दिनों के एक महीने की बात कर रहे हैं। यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों में कहां कहां बदलाव हो रहे हैं वो समझना है। तो देखिए, यहां हम बात करते हैं सबसे पहले हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस जो है, ये जब फीमेल के अंदर प्यूबरिटी आती है, जब पहली बार प्यूबरिटी आएगी, तो फर्स्ट प्यूबरिटी को 11 टू 13 ईयर के अंदर आएगी। फर्स्ट प्यूबरिटी, जिसको हमने क्या बोला है? मीनार्क बोला है, रजोदर्शन। और अंतिम प्यूबरिटी जो है, प्यूबरिटी का जो लास्ट फेज है, जिसको हम बोलते हैं मेनोपोज, रजोनिवृत्ति, ये होती है 45 टू 50 ईयर्स की महिला के अंदर। ये याद रखना है आपको। अब जब पहली बार रजोदर्शन हुआ, पहली बार जब किसी महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हुई, उसी को हम मेनार्क बोल रहे हैं, और लास्ट बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, उसी को हम मेनोपोज बोलेंगे। इसके अंदर ब्लीडिंग फेज पहली बार आएगी। जब महिला के अंदर रजोदर्शन होगा, तो ब्लीडिंग फेज जो है वो फर्स्ट टाइम आ रही है, और लास्ट टाइम पे जब ब्लीडिंग फेज आएगी, उसको हम बोलेंगे रजोनिवृत्ति। यहां देखिए, हाइपोथैलेमस में क्या हुआ? पहली बार जब प्यूबरिटी आएगी, तो हम कहेंगे कौन सा, यहां पर हाइपोथैलेमस में कौन सा चेंज हुआ? तो GnRH जो होते हैं हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? गोनेडोट्रोपिन
रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीज होंगे और ये रिलीज होकर के पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड में से एफएसएच रिलीज होगा। एफएसएच की फुल फॉर्म फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच के बाद में एलएच रिलीज होने लग जाएगा। एलएच को हम आईसीएसएच भी बोलते हैं। एलएच की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और आईसीएसएच की फुल फॉर्म होती है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हम यहां कह रहे हैं कि एलएच जो है और आईसीएसएच एक ही बात है। ये और एफएसएच दोनों ही पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होंगे। किसकी वजह से? इस जीएनआरएच की वजह से। तो जीएनआरएच जो है वो यहाँ एफएसएच और एलएच रिलीज करवा रहा है। किसके अंदर रिलीज करवा रहा है? आप देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर रिलीज करवा रहा है। फिर ओवरी के अंदर क्या होगा? ये एफएसएच जो है इस ओवरी के अंदर जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होंगे उसको ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करवाएगा। एलएच जो है ग्रेफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करवाएगा और ग्रेफियन फॉलिकल को कन्वर्ट कर देगा कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करेगा। ये एस्ट्रोजन यूटेरस के अंदर क्या करवाएगा? ये जो यूटेराइन वॉल होती है, कौन सी वाली? एंडोमेट्रियम। उस एंडोमेट्रियम में दो होती है लेयर। जो आउटर एंडोमेट्रियम होती है उसको बोलते हैं हम स्ट्रेटम बेसिलिस और इनर एंडोमेट्रियम होती है उसको बोलते हैं हम स्ट्रेटम फंक्शनलिस। तो ये कह रहा हूं मैं कि एस्ट्रोजन ने यूटेराइन वॉल की जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है उसको थिक किया। प्रोजेस्टेरॉन इस स्ट्रेटम फंक्शनलिस को मेंटेन करता है और एस्ट्रोजन इस स्ट्रेटम फंक्शनलिस का फॉर्मेशन करता है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये जो जानकारी है ये हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं। तो हमने क्या बात की? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक 28 दिन की अवधि है जो किसी महिला के अंदर चलती है। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर जो एग बने हैं वे एग बाहर की तरफ जाएंगे और यूटेरस की वॉल को थिक करेंगे। थिक करने के बाद में उस एग में यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियो को इम्प्लांट करवाएंगे यूटेरस की वॉल से। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो भी यहाँ पर जो एग है, जो नॉन फर्टिलाइज एग है, इनएक्टिव एग है, वो यूटेरस की वॉल में इम्प्लांट तो हो जाएगा, लेकिन बाद में ब्लीडिंग फेज के थ्रू वो एंडोमेट्रियम की लेयर, जो यूटेरस वॉल की जो लेयर थी एंडोमेट्रियम, वो पूरी की पूरी शेडेड ऑफ हो जाती है बॉडी से बाहर। तो ये पूरी साइकिल जो है वो 28 दिन में चलेगी। तो हम क्या कह रहे हैं? हमने सबसे पहले 28 दिनों को 3 भागों में बांट लिया। सोचिए एक महीना है 28 दिन का, उसमें पहले दिन से लेकर के 5वें दिन तक ब्लीडिंग फेज चलेगी। उसके बाद 6 से 14वें दिन तक प्रोलिफरेटिव फेज चलती है जिसको हम प्री ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। 15वें दिन से 28वें दिन तक पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज चलेगी जिसको हम सिक्रेटरी फेज भी कह सकते हैं या ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। तो ये 3 स्टेप में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को बांट दिया। इन 3 स्टेप में क्या चेंजेस होंगे? तो हमने कहा हाइपोथैलेमस में जीएनआरएच रिलीज होता है। ये जीएनआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एफएसएच और एलएच को सीक्रेट करवाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच जाएगा ओवरी के अंदर और ओवरी के अंदर वाले प्रीमोर्डियल फॉलिकल को ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करवाएगा। एलएच जो है वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ओवरी में जाता है और ये एलएच इस ग्रेफियन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज करवाएगा।
ग्रेफियन फॉलिकल में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलेंगे, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, दोनों ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, एस्ट्रोजन यूटेरस की वॉल के अंदर, यूटेराइन वॉल की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, अंदर वाली जो ग्लैंडुलर लेयर है पूरी की पूरी, ये कैसी होती है, ये ग्लैंडुलर होती है। तो इस ग्लैंडुलर लेयर के अंदर स्ट्रेटम फंक्शनलिस का फॉर्मेशन एस्ट्रोजन हार्मोन करता है, जबकि कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन यूटेरस के अंदर स्ट्रेटम फंक्शनलिस को मेंटेन रखता है, ताकि किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्शन ना हो और जो एम्ब्रियो यूटेरस की वॉल से इम्प्लांट हुआ है वो एम्ब्रियो कहीं बाहर बॉडी से ना निकल जाए। ठीक है, तो यहां इसके लिए प्रोजेस्टेरोन का काम है एम्ब्रियो को अपनी जगह पर बनाए रखना, और एस्ट्रोजन का काम होता है एम्ब्रियो आने से पहले जहां एम्ब्रियो लगेगा उस दीवार को मोटी करना। तो एक तो दीवार को मोटी कर रहा है एस्ट्रोजन हार्मोन, और प्रोजेस्टेरोन का काम होता है उस दीवार को तब तक बनाए रखना जब तक कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट ना हो जाता, प्रसव नहीं हो जाता। लेकिन ये कंडीशन तब तक रहेगी जब तक ये पता ना लग जाए कि एग जो है वो फर्टिलाइज हुआ था कि नहीं। अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तब तो ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस बरकरार रहेगी पूरे 9 महीने तक, और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस बनने के बाद में जब कॉर्पस ल्यूटियम को पता चल जाएगा कि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम आगे फिर से फर्दर डेवलपमेंट करके और अपने में चेंजेस लाएगा। उसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन बंद हो जाएगा, जिससे ब्लीडिंग फेज चालू हो जाएगी और स्ट्रेटम फंक्शनलिस बॉडी से बाहर की तरफ शेडेड हो जाती है। तो ये चीज जो है वो हम अब इस तरीके से साइकिल से समझेंगे। तो पहले तो कंसेप्ट बनाना पड़ेगा कि हम पढ़ेंगे क्या, तो हम ये सारी चीजें मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर पढ़ते हैं। अब इसके बाद में वो साइकिल चलती कैसी है, तो हम पहले एक नॉर्मल सी आपको लेयर बना देते, एक साइकिल बना करके, और उसमें दिन के हिसाब से इन चीजों को आपको समझाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हमने बात की थी। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसमें सबसे पहली फेज हम कहते हैं ब्लीडिंग फेज। ये यहां से लेकर के 5 डे तक चलती है। इसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। तो 0 से लेकर के 5 दिन तक, 5 दिन तक ब्लीडिंग फेज चलेगी। क्या क्या चेंजेस आएंगे हमें तो ये दिमाग में रखना है। देखिए, ब्लीडिंग फेज के अंदर हमें ये बताना है कि क्या हुआ। जो प्रोजेस्टेरोन था उसका जो प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो क्या हो गया है, डिक्रीज। प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होने की वजह से जो यहां अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम बनी हुई है, वो एंडोमेट्रियम, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होने की वजह से हम कह रहे हैं कि स्ट्रेटम बेसिलिस, अब आपको पता होना चाहिए स्ट्रेटम बेसिलिस कौन सी लेयर है। स्ट्रेटम बेसिलिस जो एंडोमेट्रियम की आउटर लेयर होती है, उससे स्ट्रेटम फंक्शनलिस, स्ट्रेटम फंक्शनलिस कौन सी लेयर है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है वो एंडोमेट्रियम की इनर लेयर होती है। तो स्ट्रेटम बेसिलिस से स्ट्रेटम फंक्शनलिस क्या हो जाती है, सेपरेट। ठीक है, ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस जब सेपरेट होगी तो हम कहेंगे यहां पर ये बॉडी से क्या हो जाएगी, शेडेड ऑफ। जैसे ये शेडेड ऑफ होती है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग कंडीशन। 20 ml पर डे के हिसाब से यहां पर ब्लड जो है वो रिलीज होगा फीमेल के अंदर। ये जो ब्लड होता है इसमें हम कहेंगे इसके अंदर क्लॉटिंग नहीं होती। क्या नहीं होती इसके अंदर, नो क्लॉटिंग। क्यों, क्योंकि इसके पास में हम कहेंगे इसके पास में फाइब्रिनोजन नहीं होते, ना ही इसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन होता है। तो ये जो प्रोटीन होते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, इसलिए क्लॉटिंग नहीं होती है ऐसे ब्लड की। दूसरी चीज, और उस ब्लड में क्या मिलेगा, देखिए उस ब्लड के अंदर हमें मिलेगा इनएक्टिव एग जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है।
क्वेश्चन आता है ये इनएक्टिव एग जो है वो इनएक्टिव एग कौन सी वाली कंडीशन में है, तो आप बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। क्योंकि देखिए सेकेंडरी oocyte जो है, हमने जब ओवरी पढ़ी थी तो बताया था कि सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ओवरी से ओव्यूलेशन होगा। वो जो सेकेंडरी oocyte है वो मियोसिस सेकंड कर रही होती है और मेटाफेज सेकंड पर जाकर के सस्टेन हो जाती है। कब तक रुकेगी? जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता। अब यहाँ पर तो कंडीशन ही है कि ब्लीडिंग फेज आ रही है, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था तो इसका मतलब यह है कि सेकेंडरी oocyte जो है वो मेटाफेज सेकंड वाली कंडीशन में रुकी हुई है। तो ये जो यहाँ पर ब्लड के अंदर जो हमको इनएक्टिव एग दिख रहा है, ये क्या है? जो नॉन फर्टिलाइज एग है ये क्या है? ये सेकेंडरी oocyte वाला है। तो यहाँ पर सेकेंडरी oocyte मिलेगा। उसी के साथ में मुझे यहाँ पर जो आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, ये सब चीज़ें मुझे मिलती है। तो हमने क्या कहा कि 1 से लेकर के और 5 दिन तक यहाँ पर हम कहेंगे कि कौन सा मामला चल रहा है? ब्लीडिंग फेज चल रहा है। ब्लीडिंग फेज के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया था? बिल्कुल डिक्रीज। उसकी वजह से स्ट्रेटम बेसिलिस जो कि एंडोमेट्रियम की अंदर बाहर वाली लेयर होती है, उससे स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो अंदर वाली लेयर है वो सेपरेट हो जाएगी। सेपरेट होने की वजह से शेडेड ऑफ हो जाता है बॉडी से, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग कंडीशन। ब्लड जो होता है वो एक दिन में 20 ml निकलता है। इस ब्लड के अंदर हम कहेंगे क्लॉटिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज दे हैव नो फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। तो यहाँ पर किसी भी टाइप के ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं है। दूसरी चीज, ब्लड में और क्या होता है? इनएक्टिव एग होता है। इनएक्टिव एग कौन सी वाली कंडीशन का है? सेकेंडरी oocyte वाली कंडीशन का है। इसमें आर्टरी होती है, वेन्स होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं और नर्व फाइबर्स होते हैं। टोटल मिलाकर के जब 5 दिन तक ये कंटिन्यू चलेगा तो एवरेज माना जाता है कि 80 ml जो है ब्लड, 80 ml ब्लड जो होता है वो यहां पर बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि जब ये ब्लड रिमूव हुआ तो ये ब्लड जो था वो कौन सी लेयर में था? स्ट्रेटम फंक्शनलिस वाली लेयर में। तो फंक्शनलिस लेयर तो पूरी बाहर निकल गई है। अब वापस से स्टार्टिंग से क्या होगा? ये फंक्शनलिस लेयर वापस बनेगी। जो यूटेरस की वॉल में स्ट्रेटम फंक्शनलिस थी वो अब स्ट्रेटम बेसिलिस के ऊपर फिर से बनेगी। जो यूटेरस में स्ट्रेटम फंक्शनलिस इस बेसिलिस से सेपरेट हुई थी, अब इस बेसिलिस के ऊपर स्ट्रेटम फंक्शनलिस बनना वापस शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये कैसे शुरू हो रही है? देखिए 5वें दिन के बाद से यहाँ से ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस बनना शुरू होगी। तो हम कहेंगे यहाँ पर कौन सा हार्मोन आता है? देखिए हमने जब बात की थी मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो हमने हाइपोथैलेमस वाला मामला समझाया था। तो हमने कहा था हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आएगा? GnRH। ये GnRH जो होता है वो क्या रिलीज करता है? FSH और LH। तो हमने कहा यहाँ पर उसने क्या रिलीज किया? FSH। FSH क्या करता है? ओवरी के अंदर की जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होती है उस प्राइमोर्डियल फॉलिकल को डेवलप करवाएगा प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी में, फिर टर्शियरी में, फिर ग्रिफिन फॉलिकल के अंदर। तो FSH रिलीज हो रहा है, ग्रिफिन फॉलिकल यहाँ पर चल रहा है। तो ये वाला मामला चलता रहेगा। ग्रिफिन फॉलिकल के अंदर हम कहते हैं कि हमें एक स्ट्रक्चर दिखता है, जर्म हिल दिखती है हमको। जर्म हिल का मतलब है कि जो अंदर की तरफ ग्रिफिन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte होता है उसके बाहर की तरफ क्यूमुलोसोफोरस बनेगा। उसके नीचे की तरफ एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डिस्कस फ्लोरीजेरस बोलते हैं। चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल होती है और सबसे बाहर थीका होती है। थीका से निकलता है एस्ट्रोजन। तो उसको निकालने का काम कौन कर रहा है? यही GnRH। तो यहाँ पर ये LH सीक्रेट करेगा और LH कहाँ चला जाता है? उस थीका इंटरना पर, और थीका इंटरना से एस्ट्रोजन सीक्रेट करवाएगा। एस्ट्रोजन जो है वो यहाँ पर सीक्रेट होता रहेगा और एस्ट्रोजन जो है वो इतना ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होगा कि उसकी वजह से यहाँ पर ये जो दिन चल रहे हैं उसी दिन में एंडोमेट्रियम की स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है वो बनना चालू हो जाती है। तो हम कहेंगे ये LH जो है वो क्या करवा रहा है? जो एंडोमेट्रियम होती है उसको क्या करवा रहा है? थिक करवा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या कहा हमने? GnRH हाइपोथैलेमस से रिलीज कब हो रहा है? 5वें दिन के बाद। पहले क्या निकाला? FSH। FSH ने फॉलिकल्स बनाए। फॉलिकल्स में क्या बन गई थी यहाँ पर? थीका इंटरना। थीका इंटरना पर कौन जाएगा? GnRH से निकलने वाला LH। LH जाकर के उस इंटरना को कहेगा कि आप क्या निकालो? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की वजह से यूटेरस के अंदर की एंडोमेट्रियम की लेयर थिक हो जाती है। थिकनेस का मतलब क्या है यहाँ पर? स्ट्रेटम फंक्शनलिस का बनना। थिन होने का मतलब क्या है? स्ट्रेटम फंक्शनलिस का हट जाना।
तो जब मैं कह रहा हूँ थिक हो रही है, इसका मतलब स्ट्रेटम फंक्शनलिस बन रही है। इसको पूरा वापस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी हम समझेंगे। पहले हमको इस मामले को समझना है कि कौन सी फेज में क्या चीजें हो रही है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सेकंड फेज की बात कर रहे हैं। तो थिक करेगा, ये कंसेप्ट होना चाहिए। एंडोमेट्रियम को थिक करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो हम कहेंगे एंडोमेट्रियम को थिक करने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन थिक करने वाला हार्मोन है, ठीक है। अब ये थिक जो है वो हो रही है, फिर हम कहेंगे कि जो LH की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में रिलीज होगा। जब LH बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगा उसको बोलेंगे हम LH सर्ज। LH सर्ज वाली कंडीशन जब आएगी तब जो ग्रिफिन फॉलिकल होता है वो अपनी साइज को इतना ज़्यादा एनलार्ज कर लेता है कि वो अब उसको मेंटेन नहीं कर पाता अपनी साइज को, और वो वहाँ से एग को रिलीज कर देगा। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं सेकेंडरी oocyte की, ये सेकेंडरी oocyte वही एग है जो ओव्यूलेशन के थ्रू बाहर की तरफ सिक्रेट हुआ है ओवरी से। तो हमने क्या कहा यहाँ पे, ये यहाँ पे जो नेक्स्ट 5 to 14 वाली जो कंडीशन है, 5 to 14, ये पूरी की पूरी क्या कर रही है, ये यूटेरस की वॉल के अंदर यूटेरस की वॉल का फॉर्मेशन करवा रही है। तो यूटेरस की वॉल में कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है? स्ट्रेटम फंक्शनलिस का। तो 5 से लेकर के और 14 डे तक हो जाएगा। यहां पर क्या होता है? यहां होता है ओव्यूलेशन। तो ये हो गया ओव्यूलेशन। यहां एग जो है वो रिलीज हो रहा है, यहां पे एग क्या हो जाएगा? रिलीज। और ये एग कौन सी वाली कंडीशन में रिलीज हो रहा है? ये हो रहा है सेकेंडरी oocyte वाली कंडीशन में। तो आपको बताना है ये सेकेंडरी oocyte वाली कंडीशन में एग रिलीज हो गया। इसके बाद क्या होगा? तो हम कहेंगे ग्रेफियन फॉलिकल में से एग निकलने के बाद में ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर की सेल जो होती है वो क्या करेगी? ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर की सेल जो है वो क्या बनाएगी? कॉर्पस ल्यूटियम। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या बन गया है? कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करेगा? हमको मालूम है कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? इस प्रोजेस्टेरॉन का काम है, जो ये एस्ट्रोजन का काम था एंडोमेट्रियम की थिकनेस करने का, तो यहाँ प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। तो हमने कहा था ये मेंटेन करता है क्या? एंडोमेट्रियम लेयर को। कौन सी वाली लेयर? आपको पता है स्ट्रेटम फंक्शनलिस। किसी भी टाइप का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाता ये, और इम्प्लांटेशन के लिए इस लेयर को तैयार करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कौन सीक्रेट कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो हमने कहा था कि FSH जो है वो क्या करेगा? जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है इसको किस में कन्वर्ट करवा रहा है? ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर। तो ये ग्रेफियन फॉलिकल बना दिया हमने, लिख लिया यहाँ पे। और ग्रेफियन फॉलिकल जो है इसमें से यहाँ पर क्या रिलीज हुआ? एग, ओव्यूलेशन के थ्रू। और ग्रेफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम में। ग्रेफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होने के बाद में प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा, जो क्या करेगा? एंडोमेट्रियम की लेयर को मेंटेन करता है। अब क्या हो रहा है देखिए, 14 से लेकर के इस 14 के आगे वाले जो 9 दिन होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 23 तारीख मान लो, 22 या 23 तारीख, यहां तक क्या होगा? इन 9 दिनों तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम में कोई चेंज नहीं आएंगे, और ये कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करेगा, ताकि क्या हो? ताकि इस एंडोमेट्रियम की लेयर के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ना हो और ये एंडोमेट्रियम की लेयर मेंटेन रह जाए। फिर क्या हुआ? 9 दिन के बाद में इस कॉर्पस ल्यूटियम को ये मालूम चला कि यहां पर क्या हुआ है? नो फर्टिलाइजेशन। यहां फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जब यहां पर हम कह रहे हैं कि नो फर्टिलाइजेशन, तो उसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम किस में चेंज हो जाएगा? ये कॉर्पस हेमरेजिकम के अंदर चेंज हो जाएगा। क्या किस में चेंज हो जाएगा? ये कॉर्पस हेमरेजिकम में चेंज हो जाएगा। कॉर्पस हेमरेजिकम और कॉर्पस ल्यूटियम में ये फर्क है, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर जो ल्यूटिन सेल होती है, जो ल्यूटिन पिगमेंट बनाती है, वो अब यहाँ पर किस में चेंज हो रही है? ये ब्लड वेसल्स में चेंज हो रही है। इसमें ब्लड वेसल्स बनना चालू हो जाएंगे। तो हमने कह दिया कि कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस हेमरेजिकम में चेंज हो गया। फिर ये कॉर्पस हेमरेजिकम जो है वो लास्ट में जाते जाते कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है। और कॉर्पस एल्बिकेंस में जैसे ही चेंज हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन क्या हो गया? बिल्कुल बंद। जब प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन बंद हो गया तो हम क्या कहेंगे? स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है वो स्ट्रेटम बेसिली से सेपरेट हो जाएगी। कौन सी चीज चलेगी वापस से? ब्लीडिंग फेज। तो हम कह रहे हैं कि देखिए, ये वाली जो पूरी फेज थी, ये कौन सी फेज थी? ओव्यूलेशन के बाद वाली। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इसका नाम क्या हो जाएगा? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो ये तो हो जाएगी पोस्ट ओव्यूलेटरी
फेज। इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा था, इसलिए इसको बोलेंगे हम ल्यूटियल फेज। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूलेशन से पहले वाला ये मामला चल रहा था, तो ओव्यूलेशन जो है वो इसी में हो रहा है यहाँ पे, तो ओव्यूलेशन हम कहेंगे, इसको बोलेंगे हम पोस्ट प्री ओव्यूलेटरी फेज। तो यहां लिख देते हैं इसको प्री ओव्यूलेटरी फेज। तो प्री ओव्यूलेटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज एंड ब्लीडिंग फेज। तो आपको यहां पर ये तीनों ही फेज जो है वो दिमाग में रख लेनी है कि पोस्ट ओव्यूलेटरी, प्री ओव्यूलेटरी और ब्लीडिंग फेज क्या होती है। देखिए फिर से हम इसको समझते हैं क्या हो रहा है। ब्लीडिंग फेज के अंदर क्या हुआ था, स्ट्रेटम फंक्शनलिस स्ट्रेटम बेसिलिस से सेपरेट हो गई थी और जो है वो ब्लड यहां पर रिमूव हो गया, पूरी की पूरी स्ट्रेटम फंक्शनलिस रिमूव हो गई है। यहां प्री ओव्यूलेटरी फेज में क्या हो रहा है, 5 से लेकर 14 दिन तक यूटेरस की जो वॉल है वो उसका फॉर्मेशन हो रहा है। फिर हम कह रहे हैं इसके बाद में क्या हो रहा है, यूटेरस की वॉल जो यहां फॉर्मेशन हुआ था उसका वो मेंटेन रहती है। कितने दिन तक मेंटेन रहती है, 9 दिन तक। और 9 दिन के बाद में फिर मालूम चलता है कि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर चेंजेस आएंगे कॉर्पस ल्यूटियम में, और वो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है। और कॉर्पस एल्बिकेंस जो है वो पूरा डीजनरेट हो जाएगा ओवरी के अंदर, और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन बंद हो जाएगा, और फिर यहाँ पर स्ट्रेटम बेसिलिस से स्ट्रेटम फंक्शनलिस पूरी निकल जाएगी। उसी चीज को हम ब्लीडिंग फेज बोलेंगे। तो निकलने में स्ट्रेटम बेसिलिस से स्ट्रेटम फंक्शनलिस को निकलने में 5 दिन लगभग लगते हैं। अब बात ये आती है कि कितनी महिला ऐसे होती है जिनके अंदर ये जो साइकिल है, ये दिन जो है वो सही नहीं हो पाते। तो हमें ये दिमाग में रखना है कि ये जितनी पूरी साइकिल है इसमें हमको याद रखना है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जब हुआ उसके बाद के 9 दिन फिक्स रहेंगे। ये 9 दिन जो होते हैं ये फिक्स रहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सोचिए किसी महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन की है, किसी महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 15 दिन की है, किसी महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इतनी ज़्यादा इरेगुलर है, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि उसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम कब बन रहा है। तो आपको क्या बताना है, जब उसके अंदर ओव्यूलेशन हुआ उस ओव्यूलेशन के बाद के 9 दिन कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा। तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज जो होती है उसके 9 दिन फिक्स होते हैं। तो यहां अगर मैं 3 फेज की बात करूं तो कौन सी वाली फेज जो है वो अपना जो दिन है वो ऊपर नीचे कर सकती है, तो हम कहेंगे ये वाली। कौन सी वाली, जो ये प्री ओव्यूलेटरी फेज होती है, मतलब एंडोमेट्रियम बढ़ने वाली जो फेज है, ये अपने दिन चेंज कर सकती है। हो सकता है ये दिन इंक्रीज कर ले। मैंने यहाँ पर ओव्यूलेशन 14वें दिन बताया है, हो सकता है सोचिए यहाँ पर ये 23वें दिन ओव्यूलेशन कर रहा है, तो आपको बताना है अगर 23वें दिन ओव्यूलेशन होगा तो 23 से आगे 9 दिन काउंट करो। 29 डे 29 तारीख होगी, वहां तक तो क्या बनेगा, केवल कॉर्पस ल्यूटियम, वो 9 दिन मेंटेन रहेंगे। तो 9 दिन फिक्स है, आप ध्यान रखना। 8 to 9 डे जो होते हैं ये फिक्स होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करने के और उसको मेंटेन करने के। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो इसके ऊपर आता है कि साइकिल अगर चेंज हो रही है तो साइकिल किसकी बदौलत चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे ये प्री ओव्यूलेटरी फेज की वजह से चेंज हो सकती है या ब्लीडिंग फेज की वजह से चेंज हो सकती है, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद की जो 9 दिन है वो तो हमेशा फिक्स ही रहेंगे। तो ये चीज होती है यहाँ पे। एक यहाँ पर हम बात करते हैं रिस्क फेज की, और एक होती है जिसको बोलते हैं हम सेफ फेज। रिस्क फेज और सेफ फेज क्या होता है, देखिए ओव्यूलेशन के आगे के कम से कम 7 दिन मान लो और ओव्यूलेशन के बाद के 7 दिन मान लो, मतलब यहां से लेकर के और यहां तक वाला जो मामला है, ठीक है, इसको हम कहेंगे रिस्क फेज। क्योंकि यहां क्या हो रहा है, रिस्क फेज के अंदर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अगर यहां इस टाइम पे कोइटस हुआ तो जाइगोट बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा रहेंगे, उसको हम बोलेंगे रिस्क फेज। रिस्क फेज कहां से कहां तक है, प्री ओव्यूलेटरी जो है उसके मिड से लेकर के और पोस्ट ओव्यूलेटरी के मिड तक। सेफ फेज कौन सी होती है, तो हम कहेंगे कि पोस्ट ओव्यूलेटरी जो होती है, आफ्टर पोस्ट ओव्यूलेटरी के मिड फेज से लेकर के और जो हम कहेंगे ये जो प्री ओव्यूलेटरी है उसके आगे के जो दिन है वो। तो यहाँ ये वाली जो साइकिल है, ऊपर वाली जो यहाँ दिन है, ये सारे के सारे दिन किस में आ जाएंगे, सेफ फेज में। इसमें फर्टिलाइजेशन के चांस नहीं होते। फर्टिलाइजेशन जो है
ये नहीं होगा, तो इसको हम बोल देते हैं सेफ फेज। तो रिस्क फेज कौन सी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें ओव्यूलेशन हो रहा है, ठीक है। और सेफ फेज कौन सी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि यहाँ तक हमने कहा अभी ओव्यूलेशन के बाद के 9 दिन तो फिक्स है, 9 दिन तक जो है वो इम्प्लांटेशन हो जाएगा उसका, और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम कोइटस करते हैं तो कोइटस के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। तो ये दोनों दिमाग में रखनी है। अब आपको बताना है यहाँ पर देखो, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये भी 2 तरीके से होती है, एक बोलते हैं इंड्यूस्ड और दूसरी होती है स्पॉन्टेनियस। तो इंड्यूस और स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? इंड्यूस का मतलब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलाने के लिए, या सॉरी हम कहेंगे यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओव्यूलेशन जो होता है वो ओव्यूलेशन 2 तरीके से होता है, एक बोलेंगे हम इंड्यूस ओव्यूलेशन, दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन। मतलब एग रिलीज करने के लिए अगर कोइटस की जरूरत है तो हम बोलेंगे इंड्यूस। जैसे कि आप देखो रैबिट के अंदर, रैबिट में क्या होता है, कोइटस के लगभग 10 से 12 घंटे के बाद में फिर फीमेल की ओवरी एग रिलीज करती है। और ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो वहां पर एग रिलीज जो है वो कोइटस पे डिपेंड नहीं करता। कोइटस पे डिपेंड करता है तो हम क्या कहेंगे, इंड्यूस ओव्यूलेशन है, और कोइटस पे डिपेंड नहीं करता तो वो कैसा है, स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पर ओव्यूलेशन कैसे हो रहा है, 2 तरीके से हो सकता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये है। अब इसी चीज को हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या मैसेज देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलेंगे और वो ओवरी के अंदर क्या मैसेज देंगे, ओवरी से कौन से हार्मोन निकलेंगे जो यूटेरस वॉल में क्या चीजें चेंजेस लाएंगे, उसकी हम यहाँ पर डिटेल डायग्राम के अंदर स्टडी करेंगे। तो इसके आगे हम बात करते हैं डायग्राम की। हमने अभी तक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में काफ़ी चर्चा कर ली है। उसी मासिक चक्र को हम चित्र के द्वारा समझेंगे कि जो घटनाएं हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि में हो रही थी, पीयूष ग्रंथि की घटनाओं का प्रभाव हमारे अंडाशय पे पड़ता है और अंडाशय का प्रभाव यूटेरस की वॉल पर किस प्रकार से पड़ता है। तो 4 स्तरों के अंदर मासिक चक्र समझते हैं। इन्हीं 4 स्तरों को हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले जो पड़ाव आता है वो हाइपोथैलेमस का है। हाइपोथैलेमस वह ग्रंथि है जो पूरे शरीर के अंदर नियंत्रण कर रही है सभी ग्रंथियों का। हाइपोथैलेमस से ही समस्त प्रकार की ग्रंथियों पर नियंत्रण होगा, और इस नियंत्रण से हम देखेंगे जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव में एक प्रभाव मासिक चक्र भी है। तो हमने यहाँ पर बात की है, सबसे पहले प्रभाव पड़ता है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस से इंपैक्ट पड़ता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर, पीयूष ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से स्त्रावित होने वाले जो हार्मोन है उसका प्रभाव पड़ता है ओवरी पर, और ओवरी का प्रभाव पड़ता है गर्भाशय की भित्ति पर, यूटेरस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये यहाँ चारों ही चीजों में मासिक चक्र में बदलाव होता है। हमने पहले बात की है हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज करता है। ये जीएनआरएच कहाँ जाएगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पर, यहाँ जाएगा ये, और इस एंटीरियर लोब से सीक्रेट करेगा एफएसएच। ये एफएसएच स्टार्ट कर देता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज जो है ये कहाँ होगी, तो ये ओवरियन साइकिल के अंदर चलती है, या फॉलिकुलर फेज जो होती है वो ओवरियन साइकिल को चलाती है। देखिए हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच सीक्रेट किया। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट है। 4 ब्रेन के अंदर जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम और एक होता है डायेंसेफेलॉन। डायेंसेफेलॉन के 3 रीजन होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो 4 ब्रेन के अंदर डायेंसेफेलॉन का ये पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये हार्मोन सीक्रेट कर रहा है जो इस एंटीरियर लोब में जाकर के एफएसएच को एक्साइट करेगा कि वो बाहर निकले, और एफएसएच ब्लड के थ्रू कहाँ आ जाता है, ओवरी के अंदर। ओवरी में आकर के वो फॉलिकुलर फेज चालू करता है। फॉलिकुलर फेज में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये जो बनाए हैं इनको बोल रहे हैं हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल। तो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल होंगे। प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो होते हैं वे कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। तो यहाँ पर ये प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं। प्राइमरी फॉलिकल आगे जाएगा और सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सेकेंडरी फॉलिकल है। फिर सेकेंडरी फॉलिकल आगे कन्वर्ट होगा और टर्शियरी फॉलिकल बनाएगा। दिस इज टर्शियरी फॉलिकल।
फिर टर्शियरी फॉलिकल आगे जाएगा और ग्रेफियन फॉलिकल बना देता है। हमने इससे पहले जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बनाई थी तो उसमें बात की थी कि पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 अलग अलग फेज में डिवाइड है। एक फेज होती है जिसको बोलते हैं हम ब्लीडिंग फेज, यहाँ लिखा हुआ है, ये है ब्लीडिंग फेज जो 1 से 5 दिन तक चलेगी। एक फेज होती है जिसको बोलते हैं हम प्री ओव्यूलेटरी फेज, जो 6 से लेकर के 14 दिन तक चलती है। 14वें दिन ओव्यूलेशन हो जाएगा और इसके बाद की दिन मतलब 15 से लेकर के 28वें दिन तक जो स्टेज चलेगी, जो फेज चलेगी, उसको बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 फेज में हमने इसको डिवाइड किया है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको कितने फेज में डिवाइड कर रहे हैं हम? 3। फर्स्ट हो जाएगी ब्लीडिंग फेज, सेकेंड हो जाती है जिसको बोलते हैं हम प्री ओव्यूलेटरी फेज, और थर्ड हो जाएगी जिसको बोलेंगे हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमको ये फेज पढ़नी है, लेकिन फेज के साथ में हमें ये सारी चीजें भी इंक्लूड करनी है कि कौन सी फेज में क्या हो रहा है। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लीडिंग फेज की बात हम बाद में करेंगे, हम बात कर रहे हैं 6 से लेकर के आगे दिन। तो छठे दिन क्या हुआ? अगर सोचिए 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, साइकिल कितने दिन की है? 28 डेज की। ठीक है, आप सोचिए कि 28 दिन का एक महीना है और उस 28 दिन के महीने में ये वाली फेज चल रही है, तो हम कहेंगे कि 28 में से ब्लीडिंग फेज जो है वो कौन से दिन चलेगी? पहले से लेकर के 5वें दिन तक। उसके बाद में छठे दिन से लेकर के 14वें दिन तक कौन सी फेज चलेगी? प्री ओव्यूलेटरी फेज चलती है। अब प्री ओव्यूलेटरी फेज में होगा क्या, तो हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। प्री ओव्यूलेटरी फेज में ये होता है, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होता है और ये जीएनआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि एफएसएच सीक्रेट करो। एफएसएच जो है वो आगे जाएगा और ओवरी के अंदर जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल बने हुए होते हैं उन प्राइमोर्डियल फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करेगा क्यों? क्योंकि इसका एफएसएच का नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच जो है वो क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी के अंदर प्राइमोर्डियल फॉलिकल को प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट करता है। अब प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा तो हमें मालूम है क्या चेंजेस आते हैं। जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल के बाहर की तरफ जो स्पेंडल सेल्स होती है वो किस में अरेंज हो जाती है? कॉलमनर सेल के अंदर। और अंदर की तरफ ये जो oocyte है, ये oocyte जोना पेलिसिडा बना देता है। ये वाले जो चेंज हो रहे हैं, ये चेंज कौन से दिन हो रहे हैं? देखिए, छठे ये वाला जो दिन है यहाँ पर आप देखेंगे इसको, तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल की बात करें तो ये 5वें से छठे दिन के अंदर बना हुआ है। ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये हम कह सकते हैं कि छठे से 7वें दिन बनेगा। फिर प्राइमरी फॉलिकल में फिर से ये एफएसएच जो है वो इसको इंड्यूस करेगा और इंड्यूस करके इसको चेंज करेगा सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। ये सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या हुआ? प्राइमरी फॉलिकल में जो कॉलमनर सेल बनी हुई थी उस साइड के चारों तरफ आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी सेल कॉलमनर सेल है। ये सेल डिवीजन करके ग्रेन्युलोसा सेल बना देती है और ग्रेन्युलोसा सेल से बना हुआ फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल कहलाएगा। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद में हम कहेंगे कि टर्शियरी फॉलिकल बन जाता है। तो यहाँ पर कौन सा फॉलिकल बना? ये टर्शियरी फॉलिकल। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कैविटी बनी हुई है, तो ये कैविटी जो होती है इनको बोलते हैं हम एंट्रम। जो ग्रेन्युलोसा सेल होती है वो इस अंदर की oocyte को क्या देगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, पोषण प्रदान करती है। ग्रेन्युलोसा सेल से पोषण प्राप्त करके ये अंदर का oocyte जो है वो लगातार कंटिन्यूसली ग्रोथ करेगा, ठीक है ना, और डिवीजन जो है उसको आगे करवाएगा, आगे लेके जाएगा। टर्शियरी फॉलिकल जो है कन्वर्ट हो जाएगी आपके ग्रेफिन फॉलिकल में। ये ग्रेफिन फॉलिकल अब क्या है? पूरी की पूरी मैच्योर हो चुकी है। तो यहां तक बात समझ में आनी चाहिए कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल तक का जो मामला है वो कौन से दिन चल रहा है? वो 6 से लेकर के और 11वें या 12वें दिन तक चलता है। 11वें दिन हम कह रहे हैं ग्रेफियन फॉलिकल पूरी तरीके से मैच्योर हो गई है। अब क्या होगा? देखिए, हम कहते हैं कि जैसे ही कॉलमनर सेल जो बाहर की तरफ फॉलिकल बना रही थी वो ग्रेन्युलोसा सेल में कन्वर्ट होती है, तो ग्रेन्युलोसा सेल के चारों तरफ एक लेयर बनती है जिसको बोलते हैं हम थीका लेयर। तो मैं यहाँ पर एक लेयर बना रहा हूँ जिसको हम क्या कहेंगे? थीका लेयर बोलेंगे। ये जो थीका लेयर होती है इसके लिए यहाँ पर कौन आएगा? तो हम कहेंगे ये LH। ये LH आता है और LH आकर के इस थीका से, ये जो थीका लेयर बनाई है ब्लैक कलर की, कौन सी लेयर है? थीका लेयर है। तो ये इस थीका लेयर के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा और थीका लेयर से एक हार्मोन सीक्रेट करवाएगा, इसको बोलेंगे हम एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन सीक्रेट करवा रहा है।
थीका लेयर से एस्ट्रोजन कौन सीक्रेट करवा रहा है? LH। फिर ये क्या होगा? LH जो है वो और ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है। LH को सीक्रेट करवाने का मैसेज किसने दिया है? वही चीज़ हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस ने GnRH रिलीज किया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मैसेज दे रहा है LH को। LH जो है वो कहाँ जा रहा है? थीका के पास में। थीका इंटरना, जो थीका इंटरना होती है, ये सीक्रेट कर रही है एस्ट्रोजन। थीका इंटरना कहाँ बनी हुई है? ओवरी के अंदर। ओवरी के जो फॉलिकल है, उस फॉलिकल के बाहर की तरफ लेयर है थीका इंटरना। उस थीका इंटरना ने एस्ट्रोजन सीक्रेट किया। एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? देखिए, जैसे जैसे एस्ट्रोजन यहाँ पर बनेगा वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगी, ये जो लेयर होती है, इस लेयर का क्या हो रहा है? प्लोरीफरेशन हो रहा है। प्लोरीफरेशन का मतलब हो रहा है कि ये लेयर अब बढ़ रही है। कौन सी लेयर? यूटेरस की लेयर। देखिए, 4 स्टेप से हमको बात करनी है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी एंड यूटेरस। हाइपोथैलेमस ने GnRH रिलीज किया, पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH रिलीज हुआ, FSH ने ओवरी के अंदर फॉलिकल को स्टिमुलेट किया और फॉलिकल जो पुटिका होती है उसके निर्माण को करवाया। अब जैसे पुटिका बन जाएगी, पुटिका बनने के बाहर की तरफ एक लेयर बनती है और उस लेयर पे कौन आता है वापस? पिट्यूटरी ग्लैंड से LH। और ये LH इस पुटिका के बाहर बनी हुई थीका को बोलता है एस्ट्रोजन सीक्रेट करो। तो ओवरी में जो घटनाक्रम चल रहा है, उस ओवरी के घटनाक्रम का प्रभाव यूटेरस पे पड़ता है। एस्ट्रोजन के सीक्रेट होने पर ये एस्ट्रोजन ओवरी के अंदर की जो लेयर होती है, लेयर का नाम क्या है? तो यूटेराइन एंडोमेट्रियम लेयर। ये जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम लेयर होती है, इस लेयर के अंदर हम कह रहे हैं स्ट्रेटम बेसिलिस और स्ट्रेटम फंक्शनलिस, 2 पार्ट है। स्ट्रेटम बेसिलिस जो है वो तो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है जो बाहर की तरफ है, और स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है ये अंदर वाला पार्ट है जो यूटेरस के बॉडी की तरफ है। यूटेरस की जो कैविटी है उसकी तरफ जो पार्ट होगा वो स्ट्रेटम फंक्शनलिस होगा। मतलब इम्प्लांटेशन जो है वो कहाँ होगा? स्ट्रेटम फंक्शनलिस में। तो हम कह रहे हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है वो पूरी की पूरी यहाँ पर जो बन रही है, ये कैसी है? ग्लैंडुलर है। कैसी है ये ग्लैंडुलर है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व फाइबर्स, ये सारे के सारे जा रहे हैं। तो क्या हुआ? ओवरी की थीका इंटरना से जो एस्ट्रोजन निकला है, उस एस्ट्रोजन ने यूटेरस के अंदर की जो वॉल थी, कौन सी वाली वॉल? एंडोमेट्रियम। और इस एंडोमेट्रियम के अंदर भी कौन सी वाली? स्ट्रेटम फंक्शनलिस। उस स्ट्रेटम फंक्शनलिस को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, उसकी थिकनेस को इंक्रीज कर दिया। जब ये इसकी थिकनेस को इंक्रीज करेगा तो थिकनेस की वजह से आप देख रहे हो ये एंडोमेट्रियम जो है वो ग्रोथ कर रही है। इस फेज को हम बोल रहे हैं प्लोरिफरेटिव फेज। इसी फेज को हम बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। अब यहाँ पे एस्ट्रोजन सीक्रेट हो रहा है कंटिन्यूसली, यहाँ से भी क्या हो रहा है? एस्ट्रोजन सीक्रेट हो रहा है। अब LH जो होता है वो 13वें दिन, मतलब हम कहेंगे कि 11 के बाद में 11 दिन तक तो ये फॉलिकल जो है वो स्टिमुलेट हो रहे थे। कब से लेकर के? 6ठे दिन से लेकर के और 11वें दिन तक ये यहाँ पर ग्रोथ कर रही थी। और 11वें दिन के बाद LH जो होता है इसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। LH का सिक्रेशन जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो हम कहेंगे यहाँ एक कंडीशन आ जाती है जिसको बोलते हैं हम LH सर्ज। LH सर्ज की वजह से हम कह रहे हैं कि ग्रेफियन फॉलिकल अपनी मैक्सिमम साइज जो है वहां तक जाएगा और फिर बस्ट हो जाएगा। ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद यहां ये जो चीज निकली है, इस चीज को हम बोल रहे हैं सेकेंडरी oocyte। अंदर की तरफ प्राइमरी oocyte था और वो प्राइमरी oocyte डेवलप होकर के किस में हो गया है डिवीजन उसका? सेकेंडरी oocyte में। और ये वाली जो चीज होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का मामला 6 से 11वें दिन तक चल रहा था।
फॉलिकल जो बने थे प्राइमोडियल फॉलिकल वो कन्वर्ट हो रहे थे और ग्रेफियन फॉलिकल में वो बदल गए हैं। ग्रेफियन फॉलिकल पर LH आने पर इतना ज़्यादा उसका स्त्राव हो रहा है कि उसको हमने बोल दिया LH सर्ज, और 11वें से 13वें दिन तक LH सर्ज चलेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 11 to 13 डे, ठीक है। तो 11वां दिन जो है वो LH की अमाउंट सीक्रेट होगी, फिर और सीक्रेट होगी, फिर और सीक्रेट होगी, ऐसे करके 14वें दिन 14 डे पर इतना ज्यादा LH सीक्रेट होगा कि उसको कंडीशन को ही हमने LH सर्ज बोल दिया है, और उसकी वजह से एस्ट्रोजन जो है उसका एक्सेस अमाउंट में सिक्रेशन हो रहा है। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि इस LH सर्ज की वजह से ग्रेफियन फॉलिकल बर्स्ट हो गई है और उसने क्या सीक्रेट कर दिया, एग, जिसको हमने सेकेंडरी oocyte बोला है। ये सेकेंडरी oocyte तो चला जाएगा अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ओवरी की साइकिल के अंदर जो फॉलिकल बने थे उन्होंने, फॉलिकल ने अंदर की तरफ जो oocyte होता है उस oocyte को डेवलप करके डिवीजन करवा करके और अब ओवरी के बाहर भेज दिया। बाहर भेजने का दिन कौन सा था, 14वां दिन। उसी प्रोसेस को, बाहर भेजने की ही क्रिया को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होने के बाद ये तो चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। इसके बाद क्या, इसके बाद ओवरी में कौन सी घटनाक्रम चलेगी, तो हम कह रहे हैं कि अब इसके बाद में क्या होता है, ये यहाँ पर जो LH है, ये LH अब कौन सी वाली फेज करवाएगा, ल्यूटियल फेज। अंदर की तरफ तो अब oocyte है नहीं, अंदर की तरफ सिर्फ और सिर्फ ग्रेन्युलोसा सेल पड़ी हुई है। तो ग्रेन्युलोसा सेल जो होती है वो अब यहाँ पर अंदर की तरफ एक ल्यूटीन पिगमेंट बनाती है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। तो ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है, देखो कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा। अब यहां पर हो रहा है सीक्रेट किसका, किसका सीक्रेशन हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन हो रहा है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन ने जो थिकनेस इंक्रीज की थी उस थिकनेस को मेंटेन करके रखेगा। ये यहाँ पर इस सीक्रेशन यूटेरस वॉल के अंदर जा रहा है और इस थिकनेस को मेंटेन करके रख रहा है। इस वाली फेज को हम बोल रहे हैं सीक्रेटरी फेज। इसी फेज को हम बोल रहे हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद की घटना है चल रही है। इसी फेज को हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर ल्यूटीन पिगमेंट बन गए हैं। अब ये वाली जो कॉर्पस ल्यूटियम वाली कंडीशन है वो ओवरी के अंदर है, और ये हम देख रहे हैं यूटेरस के अंदर। ओवरी में जब oocyte नहीं है, oocyte का ओव्यूलेशन हो गया है, तो अब यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या बना दिया है, ल्यूटीन पिगमेंट, और अब वो क्या सीक्रेट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। फिर ये प्रोजेस्टेरॉन कब तक सीक्रेट करेगा, तो आपको बोलना है यहाँ पर ये 15 से लेकर के मतलब 15वें दिन से लेकर के, देखिए आप 15वें दिन से लेकर के यहाँ पर ये है 15 डे, तो 15 डे से लेकर के, और ये आप 9 डे इसमें ऐड कर दो, तो हम कह रहे हैं 23 डे तक। इस चीज़ को हम यहाँ तक बना देते हैं, ये हो गया 23 मानो। तो 23 डे तक तो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट हो रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो था इसको मालूम चल जाएगा कि इस जो एग बाहर निकला है, सेकेंडरी oocyte जो निकला है, उस सेकेंडरी oocyte में फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो सेकेंडरी oocyte जो है वो ज़ाइगोट नहीं बन पाएगा। और ये सेकेंडरी oocyte उसी कंडीशन में, समझो इस बात को, ये यहां पर ओव्यूलेशन हुआ था, और ओव्यूलेशन होने के बाद में ये एग जो है वो कहाँ चला गया, यहाँ जा रहा है। अब यहाँ पर स्पर्म को आना चाहिए था, लेकिन सोचो स्पर्म नहीं है। अगर स्पर्म जो है वो होगा फिर भी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो ये एग जो है वो इसी कंडीशन में कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, और ये इसी कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। तो ये एग यहाँ पर चला गया है और ये हो गया है यहाँ पर इम्प्लांट। जब इम्प्लांट हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट हो रहा था। ये जो हमने ये चीज़ बनाई है, ये क्या है, ये एंडोमेट्रियम की स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर है, जो किसने बनाई थी, इस एस्ट्रोजन ने बनाई थी। देखिए एस्ट्रोजन जो है वो इस यूटेरस के अंदर क्या बना रहा है, लेयर, ये वाली लेयर। प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, इस लेयर को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार कर रहा है, और इम्प्लांटेशन के बाद में उसको मेंटेन रखता है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये जो एग था ये तो कैसा है, इनएक्टिव। ये तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इसमें तो हुआ ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कॉर्पस ल्यूटियम को पता नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ।
9 दिन तक इसको पता नहीं चलता है। 23 डे, इस जब 23rd वाला डे होगा तब मालूम चल जाएगा कि भाई साहब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रखा। तब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम अपने अंदर ब्लड वेसल्स बनाएगा और ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस हेमेरेजिकम के अंदर। हेमेरेजिकम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और हेमेरेजिकम जो होता है वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस एल्बिकेंस में। और कॉर्पस एल्बिकेंस जो है वो पूरा डिजेनरेट हो जाता है। जब हम कह रहे हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस हेमेरेजिकम में कन्वर्ट हुआ, तो अब आप बताइए क्या कॉर्पस हेमेरेजिकम प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा? नहीं करेगा। जब प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं होगा तो क्या ये जो मेंटेन रहने का काम कर रही थी प्रोजेस्टेरोन इस वॉल को, क्या ये वॉल अंदर वाली एंडोमेट्रियम वाली, क्या ये मेंटेन रहेगी? नहीं रहेगी। नहीं रहेगी तो इसमें क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, अंदर की तरफ जो भी ग्लैंड्स बनी हुई है, ग्लैंडुलर है ना ये लेयर, तो जो भी यहाँ पर ब्लड वेसल्स बनी हुई है, लिम्फेटिक वेसल्स बनी हुई है, जो पूरी की पूरी ये लेयर थी, ये लेयर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन चालू होने से ये लेयर अब धीरे धीरे क्या हो जाएगी? टूटना चालू कर देगी। जैसे ही टूटना चालू करती है, हम कहेंगे कॉर्पस हेमेरेजिकम भी बाद में कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो गया और ओवरी के अंदर जो ये पूरा फॉलिकल का जो स्ट्रक्चर था वो अब लास्ट में जाकर के कॉर्पस एल्बिकेंस में जब कन्वर्ट हो गया है तो अब ये डीजनरेट हो जाएगा और स्ट्रोमा के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। स्ट्रोमा इसको बांट लेगा। तो जो फॉलिकल था वो पूरा चला गया। अब फॉलिकल जाने के बाद में जो ओवरी की कंडीशन है उसमें तो अब यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि फॉलिकल भी जो है वो चला गया है। लेकिन यूटेरस में क्या चेंजेस होंगे? तो यूटेरस के अंदर जो वॉल बनी हुई थी वो वॉल ओवरी से जब किसी भी टाइप का हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहा है, तब ऐसी कंडीशन में ये वॉल पूरी की पूरी क्या हो जाती है? शेडेड ऑफ हो जाती है, बॉडी से रिमूव हो जाती है। जो यूटेराइन लाइन होती है, ये यूटेराइन लाइन कौन सी वाली? स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो रेड कलर की बनाई हुई है, ये पूरी की पूरी गायब हो जाएगी। और देख रहे हो आप, ये जब जैसे गायब हुई तो यहाँ तक आ गई। ये वाली जो लाइन बनाई है, ये लेयर कौन सी है? ये वाली लेयर है स्ट्रेटम बेसिलिस। तो स्ट्रेटम बेसिलिस तो मेंटेन रहेगी, स्ट्रेटम बेसिलिस जो है वो तो मेंटेन रहेगी, लेकिन ये ऊपर वाली लेयर पूरी चली जाएगी। देखिए ये जा रही है मेंस्ट्रुएशन, तो हमने यहाँ पर 28 डे बनाया है और उसके बाद में फिर यहाँ पर 1 से लेकर 5वें दिन की फेज जो है वो यहाँ बनाई है। इसी फेज को मैं यहाँ वापस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये वो जो 1 से 5 वाला दिन है, ये कैसा है पूरा का पूरा? इसमें देखिए ये जो ऊपर की तरफ से इतनी बड़ी लेयर बनी हुई थी, ये पूरी गायब हो गई है। और कहाँ तक आ गई है? तो हम कहेंगे ये गायब होकर के, ये पूरी की पूरी यहाँ पे गायब होकर के और कहाँ तक आ जाएगी? इस स्ट्रेटम बेसिलिस तक आ जाएगी। तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस पूरी चली जाएगी। उसी को हम ब्लीडिंग कहते हैं, उसी को हम मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। तो ब्लीडिंग फेज जो है, ब्लीडिंग फेज 1 से 5वें दिन चल रही है। मेंस्ट्रुएशन जो है वो यहाँ पर हो रहा है 1 से 5वें दिन। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन बंद हो गया और कॉन्ट्रैक्शन चालू हो गया। तो ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमको 3 फेज दिमाग में रखनी है और 4 स्टेज दिमाग में रखने हैं कि कौन कौन से स्टेज पर क्या क्या चीज हुई। अब इसमें देखो क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं कि बिफोर ओव्यूलेशन विच सेल इज एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपको बताना है कि ओव्यूलेशन से पहले थीका इंटरना जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट कर रही है, वो अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड की जैसे काम कर रही है। एक तो ये प्रश्न। दूसरा, आफ्टर ओव्यूलेशन विच सेल इज एक्ट लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपको बोलना है ये कॉर्पस ल्यूटियम। देखो कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्रावित कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपको बोलना है कि ओव्यूलेशन के बाद में तो कॉर्पस ल्यूटियम एंडोक्राइन की जैसे बिहेव करेगा, और ओव्यूलेशन से पहले कॉर्पस ल्यूटियम तो बना नहीं है, कॉर्पस ल्यूटियम तो खुद यहाँ पर इस ग्रेफिन फॉलिकल से बनता है। तो ओव्यूलेशन से पहले ये यहाँ थीका इंटरना जो होती है, जो एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रही थी, वो एंडोक्राइन के जैसे बिहेव करेगी। तो आपको दोनों का नाम दिमाग में रखना है। थीका इंटरना भी एंडोक्राइन के बिहेवियर कर रही है और कॉर्पस ल्यूटियम भी एंडोक्राइन का बिहेवियर कर रही है। एक एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। एस्ट्रोजन का काम होता है वॉल को थिक करना, प्रोजेस्टेरोन का काम होता है वॉल की थिकनेस को मेंटेन करके रखना। कब तक? प्रोजेस्टेरोन जो है वो यहाँ पर देखिए, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये तो कंडीशन मेंस्ट्रुअल साइकिल तो फर्टिलाइजेशन ना होने पर होती है, लेकिन हम अगर दूसरे केस की बात करें, सोचो फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या वापस यहाँ जो इतनी जो बड़ी ये दीवार बनी है, ये जो वॉल बनी है एंडोमेट्रियम के अंदर स्ट्रेटम फंक्शनलिस, क्या ये
रिमूव हो जाएगी बॉडी से? नहीं होगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये रिमूव नहीं होगी और ये प्रेगनेंसी तक मेंटेन रहेगी, पूरे 280 दिनों तक मेंटेन रहती है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट कर रहा है, ये कॉर्पस ल्यूटियम लगभग 4 महीने तक जो है वो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन खुद करेगा। उसके बाद में जब यहाँ एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा यूटेरस के अंदर, यहाँ पर जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा तो एम्ब्रियो जो है उससे 4 महीने के तक जो है वो प्लेसेंटा बन जाती है। तो फिर उसके बाद प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा और कॉर्पस ल्यूटियम भी प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा। तो दोनों जो मिल करके क्या करेंगे, इस वॉल को मेंटेन करेंगे। फिर हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन हो जाता है बंद और ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होता है। और ऑक्सीटोसिन इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, उससे प्रसव होता है, उससे जो है वो जो मायोमेट्रियम होती है, जो गर्भाशय की जो मध्य भित्ति होती है, वो कॉन्ट्रैक्शन करेगी, उसमें संकुचन होगा और उसकी वजह से जो बेबी होता है वो पुश होता है। ठीक है, तो फीटस जो है वो पुश होगा उसकी वजह से। तो कॉन्ट्रैक्शन करवाने वाला हार्मोन तो है ऑक्सीटोसिन, कॉन्ट्रैक्शन रोकने वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। इसीलिए ये प्रोजेस्टेरोन जो है वो पूरी प्रेगनेंसी तक कायम रहता है। प्रेगनेंसी के लिए ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलेंगे। प्रेगनेंसी हार्मोन, इसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन का। फिर ओव्यूलेशन कौन से दिन होता है, तो 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। पोस्ट ओव्यूलेशन और प्री ओव्यूलेशन, इसमें से फिक्स डे जो है वो किसके होते हैं, तो आपको बताना है फिक्स डे किसके होंगे, पोस्ट ओव्यूलेशन के। ओव्यूलेशन के बाद के जो 9 दिन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन के सीक्रेट करने वाले जो 9 दिन होते हैं, मतलब यहाँ हमने डेट लिखी थी 15वें दिन से लेकर के 23वां दिन जो है वो यहाँ पर फिक्स रहेगा। तो जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर डे जो है वो कभी बढ़ गए कभी कम हो गए, तो वो यहाँ पर बढ़ना और कम होना प्री ओव्यूलेटरी फेज और ब्लीडिंग फेज का काम है। ये जो यहाँ पर पोस्ट ओव्यूलेटरी के जो 9 दिन है, मतलब 14 दिन के बाद में ओव्यूलेशन होने के बाद 15वें से लेकर के 23वें दिन तक ये फिक्स रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि एक नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कितने दिन की होती है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डे की। ठीक है, 28 डे की नॉर्मल है। सोचिए किसी महिला के अंदर 35 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, या किसी महिला के अंदर 21 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, और आपसे पूछ लिया कि बताइए इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन कितने दिनों तक होता है, तो चाहे 35 डे हो चाहे 21 डे हो, प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन जो है वो लगभग 8 से 9 दिन तक ही रहेगा, फिक्स है। अगर सोचिए ये नॉर्मल चीज़ है किसी, क्योंकि आप देखते हो कि जो है वो यहाँ पर दिन जो है वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर 21 डे से भी ज़्यादा नीचे दिन जा रहे हैं, मतलब 21 डे की साइकिल होती है अगर नॉर्मल, तो नॉर्मल तो 28 डे की होती है, लेकिन अगर सोचो किसी में 21 डे की जो है वो साइकिल चल गई और उससे भी कम जा रही है, 21 दिन से भी अगर कम मेंस्ट्रुअल साइकिल जा रही है, तो इसका मतलब वो यहाँ पर पैथोलॉजिकल स्टडी में आएगा, कोई ना कोई उसके अंदर रोग है, बीमारी है, बीमारी की वजह से ही 21 दिन से कम मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी। और अगर 35 डे से भी ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब उसमें एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है, वो भी यहाँ पर स्टडी में आता है कि कौन सी चीज़ इसमें हो रही है। तो हमको दिमाग में रखना है कि एक एवरेज जो लेंथ होती है वो 21 डे से चल सकती है, 35 डे तक चल सकती है, लेकिन 28 डे के हिसाब से हम यहाँ पर इसकी स्टडी करते हैं। फिर देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो ब्लीडिंग फेज होगी, इस ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, इस ब्लीडिंग फेज के अंदर हम कह रहे हैं कि ये प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन बंद हो गया, बंद होने की वजह से मेंस्ट्रुएशन हो रहा है या ब्लड रिलीज हो रहा है। ब्लड जो होगा उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते हैं, मतलब जो प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन जैसे प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं वो नहीं है, एब्सेंट है, इसलिए जो ये वाला ब्लड है ये क्लॉट नहीं बनाता। दूसरी चीज़, इसमें इनएक्टिव एग होता है। इनएक्टिव एग के बारे में पूछते हैं कि बताइए जो ब्लीडिंग के अंदर जो एग आ रहा है वो कौन सी फेज में है, तो आपको बोलना है वो अभी सेकेंडरी oocyte वाली कंडीशन में है, सेकेंडरी oocyte वाली कंडीशन में है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग तभी होगी जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इसका मतलब वो अभी तक कौन सी कंडीशन में था, सेकेंडरी oocyte वाली कंडीशन में था। बहुत सारी महिला होती है जिनको ब्लीडिंग फेज के दौरान पेन होता है, पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है प्रोस्टेग्लैंडिन। ये जो प्रोस्टेग्लैंडिन होता है ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अब हालांकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता जैसा कि पार्ट्यूलेशन के टाइम पे होता है। प्रसव में होने वाला जो संकुचन है वो अलग है, और ये जो ब्लीडिंग फेज के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर होने वाला जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अलग है। तो दोनों के अंदर यहाँ पर फ़र्क ये है कि वहाँ पर बहुत हायर अमाउंट में ऑक्सीटोसिन भी सीक्रेट होता है
रिलैक्सिन भी सीक्रेट होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन भी सीक्रेट होगा, और वो पूरी की पूरी जो यूटेरस की मायोमेट्रियम होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। उसकी वजह से बेबी जो है वो आगे की तरफ बर्थ कैनाल में पुश होगा। लेकिन यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लीडिंग फेज की, तो यहाँ कितनी बार क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा तेज कर लेता है, उसकी वजह से महिलाओं में पेन होता है। तो यहाँ पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन अगर पूछा जाए तो वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इस पेन से कैसे बचा जा सकता है, तो आप हेल्थी खाना खा करके इस पेन से बच सकते हैं, एक्सरसाइज करके बच सकते हैं, गर्म पानी से नहा करके थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है आपको इस पेन से, या आप जो है वो मसाज करवा सकते हैं। तो जहाँ जिस एरिया में पेन हो रहा है, जो मस्कुलर वाला रीजन होगा, वहाँ पर मसाज करने से, गर्म पानी के सेक करने से जो दर्द है वो थोड़े टाइम के बाद में चला जाता है। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर पूछते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में, क्वेश्चन में पूछते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के बारे में, क्वेश्चन में थीका इंटरना और कॉर्पस ल्यूटियम के एंडोक्राइन बिहेवियर के बारे में पूछते हैं। ओव्यूलेशन जो है वो सेकेंडरी oocyte में oocyte की फॉर्म में होती है, ये पूछते हैं। एफएसएच जो है वो फॉलिकुलर फेज का रेगुलेशन करता है, और एलएच जो है वो ल्यूटियल फेज का रेगुलेशन करता है, ये पूछते हैं। ओव्यूलेशन जो है वो 14वें दिन होता है, इसके आगे वाले दिन प्री ओव्यूलेटरी, इसके पीछे वाले दिन पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है। अब एक चीज़ और थोड़ी सी ध्यान में रखो, हमने इसके बारे में वैसे पहले बात की थी, एक होता है इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन, दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन। अगर सोचिए मैथुन अगर हो, मैथुन के बाद में ओव्यूलेशन होता है तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन, और बिना मैथुन के ही ओव्यूलेशन हो तो उसको कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन। जैसे कुछ जानवर, जैसे खरगोश, ओव्यूलेशन जो है तभी होगा जब वो कोइटस करेगा। तो कोइटस करने के 10 से 12 घंटे के बाद में, मैथुन करने के 10 से 12 घंटे के बाद में खरगोश के अंदर क्या होता है, ओव्यूलेशन। जबकि ह्यूमन के अंदर ऐसा नहीं है। ह्यूमन में ओव्यूलेशन जो है वो अपने आप ही साइकिल के अकॉर्डिंग होता है, उसका मैथुन से या कॉपुलेशन से, कोइटस से कोई लेना देना नहीं होता। तो आपको ये समझना है कि हमारे अंदर स्पॉन्टेनियस प्रकार का ओव्यूलेशन है, और जो खरगोश जैसे प्राणी होते हैं उनके अंदर इंड्यूस टाइप का ओव्यूलेशन होता है। तो इसमें लगभग जो भी चीज़ें पूछी जा रही है वो सारी की सारी हमने कवर कर ली है। इसके बाद में जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फर्टिलाइजेशन वाला लेंगे। उसके बाद में फिर जो प्रेगनेंसी होती है उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में फिर लैक्टेशन जो है वो टॉपिक, और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा।